रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि एक भोली भाली लड़की थी जो अपने परिवार के साथ एक शहर में रहती थी। उसकी माँ और पिता ने उसे बेहद ही नाजों से पाला होता है। वक्त बीतने के साथ निधि काफी सुंदर और बड़ी हो जाती है, जिसे देख बोलते हैं, अरे ओ निधि की माँ, कहाँ हो? यहाँ आओ। इस तरह मालती अपने पति सोहन के पास आकर बोलती है, आ गई। अब जल्दी से बताइए कौन सी खास बात है सुबह सुबह। अरे बोलना नहीं है, तुम्हें दिखाना है। देखो चारों तरफ कुछ बदल गया है। अपने पति सोहन की बात सुनकर वो चारों तरफ देखने लगती है और बोलती है, अरे क्या देखूं, आपको नहीं दिख रहा क्या? रोज की तरह सुबह है, सूरज पूरब से निकला है, वही हल्की हल्की सी धूप है। भला इसमें क्या नया है? अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें हमारी बेटी को दिखा रहा था कि निधि अब बड़ी हो गई है और वक्त आ गया है जब हमें उसकी शादी के लिए सोचना चाहिए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप। अब हमें हमारी बिटिया के हाथ पीले कर देने चाहिए। हाँ, मैं आज ही पंडित जी के पास जाकर उसकी शादी के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कह देता हूँ। इस तरह सोहन और मालती दोनों अपनी बेटी की शादी की बात करते हैं और सोहन अपने जानकार पंडित को निधि की फोटो देकर उसके रिश्ते देखने के लिए कहता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक रोज पंडित के द्वारा भेजा गया एक विनीत नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार के साथ चलकर उनके घर आता है और सोहन बोलता है, आइए बहन जी, आओ बेटा, आप दोनों बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर सोहन अपनी पत्नी मालती को बोलता है, निधि की माँ, सब कुछ बन गया क्या? और निधि रेडी हो गई? जी आप चलिए, मैं उसे लेकर आती। इस तरह थोड़ी ही देर में मालती अपनी बेटी को लेकर लड़के वालों के पास आती है और निधि अपने हाथों से उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। और निधि की खूबसूरती देखकर विनीत पहले ही नजर में उसे पसंद करने लगता है और साथ ही निधि उसकी माँ को भी पसंद आती है। और विनीत बोलता है, माँ, मुझे तो निधि पसंद है। ठीक है विनीत बेटा, मुझे भी हमारी होने वाली बहू पसंद है। मालती बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवार की मंजूरी से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही वक्त में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद निधि अपने ससुराल आती है और अपनी शादी की रात जब वो अपने कमरे में बैठी होती है तभी वहाँ विनीत आता है और बोलता है, अरे ये क्या पुराने जमाने की लड़कियों की तरह घूंघट किए बैठी हो? मैं तुम्हारे लिए कितनी सेक्सी नाइटी लाया था, मुझे लगा कि तुमने वो ही पहनी होगी। सॉरी विनीत जी, मैंने इस ड्रेस को देखा ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं अभी ये पहन लेती हूँ। अरे इट्स ओके, छोड़ो उस बात को, मुझे अपनी सुहागरात खराब नहीं करनी। इस तरह सुहाग रात में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत पल बिताते हैं। और सुबह हो जाती है, निधि की आँख खुलती है और वो बोलती है, शुक्र है नींद खुल गई। अब मैं जल्दी से उठ जाती हूँ, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। इतना बोलकर निधि नहाने चली जाती है और नहाने के बाद वो रेडी होकर किचन में जाती है, जहाँ कुछ ही मिनटों में उसकी सास सुमती आती है और बोलती है, अरे बहू, क्या बात है, बड़ी सुबह ही उठ गई तू। जी वो सासू माँ ने कहा था कि ससुराल जाने के बाद एक लड़की के सारे फर्ज बदल जाते हैं, बस इसलिए। चल, अच्छा किया तूने। अब जल्दी से तू कुछ मीठा और खाने में पूरी सब्जी बना ले, ठीक है? तब तक मैं मंदिर जाकर आती हूँ। इस तरह सुमती अपनी बहू को पहली रसोई की सभी जिम्मेदारियां देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद निधि खाना बनाने में बिजी हो जाती है और तभी अचानक विनीत वहाँ आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, ओहो मेरी जान, आज तुम इस साड़ी में बहुत ही अमेजिंग लग रही हो। थैंक यू विनीत जी। ओनली थैंक यू क्या बेबी? देखो ना, माँ भी घर पर नहीं है, चलो ना कमरे में चलते हैं प्लीज। लेकिन मुझे खाना बनाना है, सासू माँ बोल कर गई हैं और वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएंगी, प्लीज। क्या यार निधि, मूड खराब कर दिया, जा रहा हूँ मैं। इस तरह निधि खाना बनाती है और तभी उसकी सास पूजा करके वापस आती है और निधि अपना बनाया हुआ खाना अपनी सास को परोसती है। सुमती उसे खाना शुरू करती है और तभी निधि बोलती है, सासू माँ, आपने बताया नहीं खाना कैसा बना है? पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि 5 स्टार होटल से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेकर आई है।
तेरी ये खीर ऐसी लग रही है जैसे कि तू इसमें चीनी डालना ही भूल गई है, और ये सब्जी तो ऐसी लग रही है कि तूने इसमें हल्दी नहीं डाली। देख कैसी विधवा सी लग रही है तेरी ये सब्जी। लेकिन सासू माँ, मैंने तो सब इतने प्यार से बनाया था और मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा था। तो तू कहना क्या चाहती है कि मैं जानबूझ के तेरे इस बनाए खाने की बेइज्जती कर रही हूँ? देख बहू, भले ही मायके में तू अपनी माँ से जैसे मर्जी बात करती होगी, लेकिन मैं तेरी सास हूँ, समझ गई? तो मुझसे तहजीब से बात कर, वरना मैं तुझे मार मार के सुधार दूंगी। जी सासू माँ, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी सास की मारने की धमकी को सुनकर निधि डर जाती है और ये डर उसे पूरे दिन सताने लगता है। और रात होती है। जब निधि अपने कमरे में आधी रात को सो रही होती है, तभी उसे सपना आता है कि उसकी सास उसे मार रही है और वो डर के बोलती है, सासू माँ, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, प्लीज मुझे मत मारिए। निधि अपने सपने के कारण इतना ज्यादा डर जाती है कि वो बेड पर ही सुसु कर देती है, जिसके बाद बिस्तर गीला होने के कारण उसकी नींद खुलती है और वो बोलती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? सासू माँ के डर के कारण मैंने बेड पर ही सुसु कर दिया। इससे पहले कि विनीत जी देखे, मुझे ये सब कुछ सुखाना होगा, क्या करूँ? निधि ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर प्रेस पर पड़ती है और वो उस प्रेस को गर्म करके गीले बेडशीट को सुखा देती है, जिसके कारण वहाँ अजीब सा धब्बा पड़ जाता है। जिसके कुछ ही वक्त बाद सुबह होती है और निधि बोलती है, अरे ये क्या, मेरी बेड पर सुसु करने की आदत की वजह से इस बेडशीट पर तो धब्बे ही धब्बे पड़ गए हैं, अब क्या करूँ? निधि ये बोल ही रही होती है कि तभी विनीत उठ जाता है और उसकी नजर सुसु किए हुए धब्बे पर पड़ने ही वाली होती है कि वो जल्दी से जाकर विनीत की आंखों को अपने हाथों से कवर करते हुए बोलती है, विनीत जी चलिए ना, आज मैं आपको बाथरूम तक ले चलती हूँ, आपके लिए सरप्राइज है। ऐसा भी क्या सरप्राइज है बाथरूम में? इस तरह निधि उसे बाथरूम तक लेके जाती है और उसे बाहर से बंद करके बोलती है, सॉरी विनीत जी, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, आप फ्रेश हो जाइए। इस तरह निधि जल्दी से कबर्ड से दूसरा बेडशीट निकालकर चेंज कर देती है, जिसके बाद वो नहा धोकर नीचे जाती है और जहाँ उसकी सास बोलती है, उठ गई बहू रानी, क्या हुआ? जल्दी उठने का शौक बस कल का ही था। सॉरी सासू माँ, अभी जल्दी से बना देती हूँ नाश्ता। इस तरह निधि नाश्ता बनाकर अपनी सास और पति को देती है, जिसके बाद उसकी सास बोलती है, बहू सुन, अगर तेरा ये किचन का काम खत्म हो गया हो तो आज घर की सफाई कर देना। जी सासू माँ, मैं कर दूँगी। सुमति के कहने पर वो घर की सफाई करने लगती है कि तभी गलती से उससे एक कांच का वास टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सुमति आकर बोलती है, अरे क्या तोड़ दिया? ये लो, जितने की सफाई नहीं हुई तूने उतने का नुकसान कर दिया, सत्यानाश हो तेरा, आज तो तेरी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इस तरह गुस्से में सुमति उसे चांटा लगा देती है और निधि इस बार बुरी तरह डर जाती है और वक्त बीतता है, जिसके बाद रात होती है और सपने में फिर से निधि देखती है कि उसकी सास उसे मार रही है। मार खाने के डर से वो बिस्तर पर ही सुसु कर देती है और पूरा बेड गीला हो जाता है। तभी अचानक विनीत की नींद खुलती है और वो देखता है कि निधि बड़बड़ा रही है, सासू माँ, मुझे मत मारिए, मैं कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज मुझे मत मारिए, सच कह रही हूँ। निधि उठो, अरे क्या हो गया? अरे सपना है। विनीत की बात सुनकर निधि उठ जाती है और विनीत बोलता है, ये क्या किया है तुमने? देखो पूरा बेड गीला हो गया है। विनीत जी, आई एम सॉरी, मैं नींद में थी, मुझे सासू माँ के डर के इतने भयानक भयानक सपने आते हैं कि मैंने बेड पर ही सुसु कर दिया। फिर से कर दिया मतलब? इससे पहले भी किया था क्या? हाँ, वो कल भी मैंने जब नींद में माँ जी का सपना देखा तो मैं बहुत डर गई थी और मैंने बेड पर सुसु कर दिया। प्लीज आप ये बात सासू माँ को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी, बहुत मारेंगी। प्लीज विनीत जी। अरे ठीक है, तुम डरो मत, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू विनीत जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमति अपनी बहू के अंदर अपना खौफ बनाए रखने के लिए उसकी गलती ना होने पर भी उसे डराती है और एक दिन वो अपनी बहू के पास जाकर बोलती है, सुन बहू, आज मेरी कुछ सहेलियां घर आने वाली हैं, तो तू जल्दी से सारा घर अच्छे से साफ करके आधे घंटे के अंदर कुछ अच्छा बना ले। आधा घंटा?
लेकिन इतने कम वक्त में मैं क्या अच्छा सा बना पाऊंगी। और माँ जी आपने बताया ही नहीं था कि आपकी सहेली आने वाली है। अरे कितने सवाल पूछेगी, सीआईडी है क्या? माँ जी आप ऐसे हर वक्त गुस्से में लाल पीली ही क्यों रहती है? मुझे आपसे डर लगने लगा है। हर वक्त आप हमेशा ऐसे ही रूखापन दिखाती हैं। क्या कहा तूने मुझे? ठहर जा, तुझे आज मैं तबीयत से सूतूंगी, तभी तेरी ये एक्सप्रेस ट्रेन जैसी जुबान काबू में आएगी। इस तरह सुमति अपनी बहू निधि को जोरदार चाटा लगा देती है और दोबारा उसे मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी निधि इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो इस बार होश में ही वहीं खड़ी खड़ी सुसु कर देती है और सुमति बोलती है, हाय हाय, ये क्या कर रही है तू? छी छी, अरे बहू ये मेरा घर है। माँ जी आपने मुझे इतना डरा दिया कि आज मैं होश में हूँ तभी मैंने सुसु कर दिया। निधि बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ विनीत आता है और अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है और सुमति बोलती है, अरे मुझे नहीं पता था कि बहू तो इतना ज्यादा डर जाएगी कि बेड पर सुसु करने लगेगी। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुझे डरा रही थी। अब से मैं तुझे अपनी बेटी के जैसे रखूंगी, तब तुझे डरना नहीं पड़ेगा और जब तू डरेगी नहीं तो बिस्तर पर सुसु भी नहीं करेगी। पक्का माँ जी? हाँ हाँ पक्का। इस तरह सुमति अपने बिहेव को बदल लेती है और निधि के डर और बेड पर सुसु करने वाली प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। अनिष्का एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका परिवार मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उसके घर में उसके पिता अरुण और माँ राधा उसके साथ रहा करते थे। अनिष्का एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता से इस बारे में बात करने जाती है। पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो बेटा, क्या बात है? वो पापा मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और आगे चलकर मुझे अब एक आईएएस ऑफिसर बनना है। अरे क्या जरूरत है आईएएस ऑफिसर बनने की? तेरी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो चुकी है। माँ शादी के बाद तो मेरे सर पर और भी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अरे तू चुप कर, हमें सब पता है तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अनिष्का गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद उसके लिए अमन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। वो अपनी माँ नीलम के साथ उसे देखने आता है। वो लोग चाय नाश्ता करने के बाद अनिष्का से मिलने की बात करते हैं। जी चाय नाश्ता तो बहुत हो गया, अब आप जरा अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ जी, क्यों नहीं, अभी लीजिए। रे बेटी अनिष्का, जरा यहाँ तो आओ। जी पापा अभी आई। अनिष्का तैयार होकर वहाँ आ जाती है। अमन उसे पसंद कर लेता है और रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। वहीं उसकी माँ नीलम अरुण और राधा से दहेज की बात करने लगती है। अपनी बेटी की शादी के लिए वो लोग उनकी सारी शर्तें मान जाते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ महीने तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन उसके बाद अमन और उसकी माँ नीलम अनिष्का को दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, ए कामचोर, कहाँ मर गई? अरे अनिष्का, फटाफट यहाँ आ। जी हाँ जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? एक बात बता, ये घर का काम तू करेगी या तेरा बाप आगे करके जाएगा? हाँ? ये बोलकर नीलम वहाँ से चली जाती है। अनिष्का अपने घर का काम करना शुरू करती है। शाम को अमन जब घर आता है और आते ही उस पर गुस्से से टूट पड़ता है। अनिष्का, अनिष्का, कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी, आप इतना? अरे वो छोड़, ये बता खाना बनाया नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। जी वो बस थोड़ी देर में। देर? तुझे पता है ना, मुझे ऑफिस से आते ही खाना चाहिए होता है। और तू रुक, आज तुझे बताता हूँ देर करने का क्या अंजाम होता है। अमन तुरंत उसे चाटे और अपनी बेल्ट से मारने लगता है। अनिष्का दर्द में रोती और बिलखती रहती है, लेकिन उसका पति उसे मारता ही रहता है। देख, ये हाल होता है जब कोई मुझे इंतजार कराता है। तो अब बोल,
करेगी आज के बाद ऐसा? नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, चल अब उठकर खाना बना कर ला। अनिष्का रोते हुए उठकर दर्द में लड़खड़ाकर वहाँ से खाना बनाने चली जाती है। समय बीतता जाता है। अमन और उसकी माँ आए दिन अनिष्का को छोटी छोटी बातों के लिए मारने पीटने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन अमन जब अपने ऑफिस से वापस आता है, उसकी माँ देखती है कि वो काफी परेशान है और वो उससे बात करने उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, काफी परेशान दिख रहा है। हाँ माँ, क्या बताऊँ आपको, आज ऑफिस में जूनियर तक का प्रमोशन हो गया और बाद में मुझे पता लगा कि उसने एचआर को 5 लाख रुपए दिए थे प्रमोशन के लिए। इनकी भी मौज है, पता नहीं इन्हें मेरी मेहनत दिखती है या नहीं। तो क्या हुआ, तू एक काम करना, तू भी अपना प्रमोशन पैसे दे के ही करवा ले। पर पैसे कहाँ से आएंगे माँ? अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, ये है ना अनिष्का, ये लाकर देगी अपने माँ बाप से पैसे। नीलम आवाज देकर अनिष्का को वहाँ बुलाती है। अनिष्का उनकी आवाज सुनकर दौड़ते हुए उनके पास जाती है। जी माँ जी, कहिए। चुप माँ जी की बच्ची, अब मेरी बात सुन, अपने माँ बाप के पास जा और उनसे 5 लाख रुपए लेकर आ, समझी? पर माँ जी, मेरे घर वाले तो पहले ही आपकी सारी डिमांड पूरी कर चुके हैं और अब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। वो सब हमें नहीं पता, तू जा उनके पास और जाकर लेकर आ सारे पैसे, समझ गई? वरना इस घर में कभी वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, वो लोग पैसे कहाँ से लाएंगे? वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो रोती हुई अपने माता पिता के घर जाती है। अनिष्का अपने माता पिता के लिए काफी परेशान हो जाती है। उसके अंदर अपने माता पिता को मुंह दिखाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। वो आत्महत्या करने नदी के ब्रिज पर जाती है। वो नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी एक निशांत नाम का लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। ओ हेलो मैडम, ये सब क्या करने जा रही थी तुम? है दिमाग ठिकाने तो है? छोड़ दो मुझे, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है, मेरा मर जाना ही अच्छा है। छोड़ो मुझे। देखिए, मैं नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन यूँ खुदकुशी करना किसी भी परेशानी का हल नहीं होता। निशांत उसे किसी भी तरह मनाकर वहाँ से दूर ले आता है और उसके बारे में पूछता है। अनिष्का उसे सब कुछ बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद निशांत उससे कहता है, देखिए, मैं जानता हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसके बाद क्या कुछ बदलेगा नहीं ना? आपको अपने पति और सास से बदला लेना होगा और वो इस तरह मरने से नहीं होगा, समझी? तो मैं क्या करूं? ना मैं अपने ससुराल वापस जा सकती हूँ, ना अपने माता पिता के घर जा सकती हूँ। अगर वहाँ चली गई तो मुझे इस हाल में देखकर वो जीते जी मर जाएंगे। आप घबराइए मत, मेरा नाम निशांत है और मैं एक वकील हूँ और मैं आपको इंसाफ दिलवाने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तब निशांत उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आता है। वो अनिष्का के पति और उसकी सास पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस कर देता है, जिसके बाद पुलिस अमन और उसकी मां नीलम को अरेस्ट कर लेती है। अदालत उन्हें डोरी और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 8 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल देती है। वहीं अनिष्का अपने डिप्रेशन से निकलने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें निशांत उसकी पूरी मदद करता है। वो उससे बात करने के साथ साथ उसे मेडिटेशन और बाहर घुमाने भी लेकर जाता है। थोड़े ही दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपस में एक साथ वक्त बिताते बिताते उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद निशांत और अनिष्का एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। इस तरह अनिष्का को इंसाफ के साथ सच्चा प्यार करने वाला साथी भी मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी ये दहेज प्रताड़ित बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ उसका पति और उसके ससुराल वाले ऐसा सलूक करते हो? अगर हाँ तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।